आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपने यूपीएससी के जो वर्ष 2021 की परीक्षा है, वो पहले प्रयास में ही आपने उसमें सफलता हासिल की। थैंक यू सो मच सर। ये जो सफलता आपको हासिल हुई है, ज़ाहिर है कि मन में बहुत ही हर्ष हो रहा होगा, बहुत ही उमंग और उत्साह आ रहा होगा। इससे किस शब्दों में आप बयाँ करना चाहती हैं? सर मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इतनी कठिन परीक्षा में पहली प्रयास में मेरा हो गया। हार्ड वर्क अपनी जगह है, बट कुछ किस्मत का भी हाथ होता है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे मम्मी पापा को, मेरे दोस्तों को और मेरे टीचर्स को, जिनने मुझे हर कदम पे मेरा साथ दिया और मुझे हमेशा आगे बढ़ने की एनर्जी दी। तो सोनाली जी, ये विचार आपके मन में कैसे आया कि मुझे अब ये सिविल सर्विस की फील्ड में ही अपना करियर बनाना है और जन सेवा करनी है? सर बहुत सारे फैक्टर्स थे, ऐसा कोई एक फैक्टर नहीं था। बचपन से हमारे आसपास देखती आई थी मैं, तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं कि ये मेरे लिए एक सूटेबल जॉब हो सकती है जो मैं करना चाहूँगी। इसके अलावा कुछ लोगों का हाथ था, जैसे मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, मेरे नानू जो हैं, अभी तो वे नहीं हैं, बट जब वो थे तो उन्होंने भी काफ़ी इंस्पायर किया मुझे। इसके अलावा जो प्रीति मैथिल मैम हैं, जो डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर की मध्य प्रदेश में, सर उनका भी काफ़ी हाथ रहा मुझे इंस्पायर करने में। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके साथ मतलब मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया। अच्छा, मतलब आपने ये बहुत कुछ अपने आसपास देखा और उससे प्रेरित होकर आपने ये तय किया कि अब मुझे सिविल सर्विस में ही जाना है और लोगों की सेवा करना है, देश को आगे ले जाना है। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि जब आपने ये तय किया कि मुझे अब सिविल सर्विस की फील्ड में जाना है, तो ज़ाहिर है कि उसकी तैयारी आसान होती नहीं है। तो बहुत कुछ विचार करना पड़ता है कि हम कोचिंग में जाएँगे या फिर कुछ दूसरी तरीके से तैयारी करेंगे। तो इसमें कितनी सहायता आपको किसने की और आपने खुद क्या सोचा इस बारे में? सर शुरुआत तो ऐसे करी थी कि कॉलेज के वक्त से ही मैंने इंटरनेट पे देखना चालू कर दिया था कि कैसे इसकी प्रिपरेशन करी जाती है, और ऑप्शनल सेलेक्ट कर लिया था। ऑप्शनल जो था वो मेरा ग्रेजुएशन जिसमें मैंने किया है वही मैंने रखा था, तो वो चलता रहा कॉलेज के साथ उसकी प्रिपरेशन। इसके अलावा एनसीईआरटीज़ पढ़ना इसका एक बेसिक माना जाता है, तो सबसे पहले वही ख़त्म किया। इसके बाद धीरे धीरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखे, उनका पैटर्न समझने की कोशिश करी। अब मेंस एग्ज़ाम के लिए भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाए, और इसके अलावा फिर एक कोचिंग भी मैंने ज्वाइन करी ऑनलाइन ये पिछले वर्ष में ही। और इस तरीके से मैंने अलग अलग, और न्यूज़पेपर रीडिंग तो बहुत ज़रूरी होती है, तो इन सब चीज़ों से खुद भी अपना रास्ता बनाया, प्लस कोचिंग वगैरह से भी हेल्प मिली, तो इस तरीके से। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि मैं 10 घंटे पढ़ रही हूँ या 10 पढ़ रहा हूँ या 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसमें मायने ये रखता है कि क्वालिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्वांटिटी से। तो आपने इस बारे में क्या विचार किया, कितने घंटे मुझे पढ़ाई के लिए समय देना है, कितने घंटे मुझे कॉलेज को देना है? सर कॉलेज के टाइम पे तो काफ़ी कम ही हो पाती थी यूपीएससी की पढ़ाई, तो उस टाइम तो मैंने ज़्यादा फोर्स किया भी नहीं खुद को। कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दिया, कॉलेज की पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया, और बाद में मुझे काम आया भी वो सब चीज़ें। लेकिन सर कॉलेज ख़त्म होने के बाद, खासकर जब लॉकडाउन लग गया था, उस समय से फिर मैंने धीरे धीरे अपना टेम्पो बढ़ाना चालू किया पढ़ाई का। और उस समय मेरा गोल रहा करता था 8 घंटे की पढ़ाई, और यही रहा। एक एवरेज देखा जाए तो 8 घंटे, कभी उससे ज़्यादा कभी उससे कम। ज़्यादा मेरे हिसाब से 12-16 घंटे पढ़ाई अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो खुद की आँखों को ऐसे खोलते हुए बिल्कुल नींद के झोंकों के बीच तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से हम जानना चाहते हैं सोनाली, क्योंकि अब आप इस फील्ड में आ ही गई हैं, तो आपने बहुत कुछ देखा है देश में, समाज में क्या हो रहा है। तो आपकी प्राथमिकताएं कौन-कौन से विषयों पर काम करने की रहेंगी? आप क्या तब्दीली चाहती हैं और किस प्रकार से आपको लगता है कि यदि ये मैं इम्प्लीमेंट करूँगी अपनी तरफ से या अपने कुछ सुझाव दूँगी, तो उसके माध्यम से मैं देश को एक आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा? सर एक प्रिंसिपल हमेशा रहेगा कि अगर कोई इंसान मदद के लिए मेरे पास आया है, और अगर मेरे पास मेरी सर्विस के चलते इतनी पार है कि मैं उसकी कर सकती हूँ, तो वो मदद उसको मिल जाए, वो कभी खाली हाथ ना लौटे। तो ये एक प्रिंसिपल रहेगा। बाकी इसके अलावा तो सर जैसे जैसी जो सिचुएशन आएगी उसमें अपना बेस्ट करने की कोशिश करूँगी। एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि जब मुख्य परीक्षा होती है, मुख्य साक्षात्कार होता है, तो वो बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है किसी भी कैंडिडेट के लिए, और आपने भी ये बहुत सी मंथन किया होगा, बहुत ही तैयारी की होगी। लेकिन जब आप जजेस के सामने या वो जो आपके पैनल होता है उसके सामने पहुँची होंगी, तो उस समय किस प्रकार के ख़्यालात आपके मन में थे कि क्या पूछेंगे, और जब आपने फेस किया तो आपको क्या सामना करने को मिला?
हाँ सर, वो बहुत इंटरव्यू मेरा 9 मई को था, उसके 2 दिन पहले मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि मैं नहीं बोल पाऊँगी शायद, जबकि मैंने मॉक्स वगैरह सब दिए थे, प्रैक्टिस थी, पढ़ाई करी थी, लेकिन एक डर होता है। लेकिन सर ये बहुत अच्छी बात रही कि इंटरव्यू वाले दिन मैं बहुत शांत थी, और जब मेरा नाम बुलाया गया और मैं उस बिल्डिंग तक गई जहाँ पे मेरे बोर्ड बैठे हुए थे, वहाँ पर सर वहाँ पहुँचने के बाद 15 मिनट का टाइम मुझे मिला अगले कैंडिडेट के बाहर निकलने और मेरे अंदर घुसने के बीच। तो सर उस दौरान मैं बहुत शांत थी, और मुझे बस एक ही चीज़ दिमाग में आ रही थी जो मेरी मम्मी ने मुझसे कही थी कि हमेशा याद रखना कि हमने इसके लिए कितनी मेहनत करी है। तो अपनी एंग्जाइटी को, उस चीज़ को ख़राब मत करने देना जो आप वहाँ दिखा सकते हैं कि हम ये हैं, हमने इतनी मेहनत करी, हम इसके लायक हैं, काबिल हैं। तो सर वही सोच के मैं अंदर एंटर हुई रूम में, और फिर उन्होंने जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे, आप सबका जवाब तो नहीं दे सकते, तो सर अपनी टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी आई ट्राइड टू आंसर देम, एंड सर इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विच आई रिमेंबर हमेशा। कोई ऐसा सवाल जो अभी भी आपके ज़हन में हो, जो आपको लग रहा है कि इसका जवाब मैंने कितना स्पॉन्टेनियस दिया है? सर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि पहला क्वेश्चन ही काफ़ी बहुत ही रैंडम था एकदम से, कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट गवर्नमेंट्स ओनिंग टेम्पल्स। और ये मेरे फील्ड से मैं एग्रीकल्चर फील्ड की हूँ, मेरी हॉबीज़ इन सब कोई सी चीज़ से बिल्कुल रिलेटेड नहीं था, और ये पहला क्वेश्चन था जो चेयरमैन सर ने मुझसे पूछा था। तो सर वो आते से एक रैंडम बाउंसर मुझे फेंका गया, तो सर उसमें मैंने जितना बेहतर जवाब मैं दे पाई कॉमन सेंस के साथ वो देने की कोशिश करी, और फिर जब मैं उसमें फंसती जा रही थी और मुझे लग रहा था कि अब मुझे इसमें नहीं अंदर जाना चाहिए, नहीं तो कॉन्वर्सेशन एक अलग डायरेक्शन में चली जाएगी, तब मैंने सॉरी सर आई नीड टू रीड मोर ऑन दिस करके वहाँ से बाहर निकल गई। तो आपने जब इंटरव्यू दे के आई तो आपके मन में ये आप कॉन्फिडेंट थी कि अब मेरा सिलेक्शन होना है? सर एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं। मैं इंटरव्यू देने के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रही थी कि हाँ अच्छा गया, मैं जितना बोल सकती थी उतना मैंने बोला। लेकिन सर जब घर लौटी मैं दिल्ली से, उसके बाद मुझे लग रहा था कि मुश्किल है होना मेरा नहीं होगा, और मुझे अब अगले अटेम्प्ट की तैयारी करनी चाहिए। तो लेकिन सर जब तक रिज़ल्ट नहीं आता तब तक अगले अटेम्प्ट की तैयारी भी नहीं हो पाती है, तो बड़ा जद्दोजहद वाला और बड़ा टेंशन वाला पूरा फेज़ था वो 9 मई से लेकर 30 मई तक। बट सर अच्छा ही हुआ फिर अंत में, तो ये बड़े खुशी की बात है, लेकिन मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, और मैं बहुत खुश थी जब मेरा हुआ। सोनाली जी, आपने तो प्रथम प्रयास में ये यूपीएससी की परीक्षा क्लियर की है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कई प्रयासों के बाद भी असफल हो रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे ज़ाहिर है कि इसमें तनाव दबाव की स्थिति भी बनती है, तो ऐसे लोगों से क्या आप कहना चाहती हैं? सर मुझे कई बार लगता है कि मैं इतनी वो एक्सपीरियंस नहीं है मुझे कि मैं उनको राय दूं या कुछ करूं, क्योंकि वो एक बहुत अलग लेवल की स्ट्रगल होती है जिस मुझे फॉर्चुनेटली जिससे नहीं गुजरना पड़ा। लेकिन सर ये तो एक जनरल चीज़ है कि अगर आप बार बार फेल कर रहे हैं तो आप ध्यान से सोचें समझें कि क्या गलत हो रहा है, क्योंकि हाँ ये एग्ज़ाम बहुत रैंडम है, बट एट द सेम टाइम देयर इज़ अ मेथड टू दिस मैडनेस। तो आप उस पे जाएं और ये देखें कि आप कहाँ फेल हो रहे हैं, उसको पूरी तरह से एनालाइज करें, बैठ के काफ़ी टाइम दें उसको। अगर आपका ऑप्शनल आपको पीछे खींच रहा है तो उसे चेंज करने की कोशिश करें, और क्योंकि काफ़ी सारी स्टेजेस हैं इस एग्ज़ाम में, तो हर स्टेज को प्रॉपर्ली एनालाइज करें कि यहाँ पे क्या कमी रह रही है। और फिर सर काफ़ी कुछ तो फिर प्रोबेबिलिटी और वो रैंडमनेस पे भी डिपेंड करता है, बट आप अपना बेस्ट दें एनालाइज करने के बाद कि क्या चूक भूल हो रही है। अच्छा, पढ़ाई के बाद आप थोड़ा-सा रिलैक्स होने के लिए किस प्रकार का सहारा लेती थीं? सर मैं अपने दोस्तों से बातें किया करती थी, वो एक प्रेशर रिलीज़ करने का काम करते थे और मुझे हमेशा आगे पुश करते थे। इसके अलावा सर मैं मूवीज़ देखती थी, जो मैंने अपनी हॉबीज़ में भी लिखा था मेरे इंटरव्यू के दौरान। और सर इसके अलावा मैं बुक्स पढ़ती थी, नॉवेल्स वगैरह, और सर गाने सुना करती थी मैं। अरे वाह! गाने सुनने का शौक है आपको? जी सर बिल्कुल। तो आप गाती भी होंगी? नहीं नहीं सर, गाती तो मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, बट हाँ गाने काफ़ी सुनती हूँ। अच्छा, किस तरह के गीत पसंद हैं आपको? सर वो मूड पे डिपेंड करता है, मतलब उस मूड में अगर आपको कोई गीत पसंद आ रहा है, हो सकता है अगले मूड में ना आए, तो सर हर प्रकार के गीत सुनती हूँ, और जो मूड के साथ सिंक्रोनी जिसकी बैठ जाए। हाँ, हाँ। फिर भी एक आध कोई गीत जो अक्सर आपको लगता है कि मुझे अच्छा ऊर्जा देता है या प्रेरणा देता है? सर प्रेरणा तो नहीं, बट हाँ एक बहुत अच्छा गीत है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैं जो बार बार सुनती हूँ, जो पहला नशा है जो जीता वही सिकंदर का। वो बढ़िया साधना सरगम जी ने जो गाया है, सर वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा लगता है, तो गा के सुना दीजिए थोड़ा-सा। चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया, के साथी प्यार का मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया। पहला नशा
पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ए दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाती हैं आप। जो नए बच्चे आप हैं उनसे आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि आपकी उम्र अभी कोई ज़्यादा है नहीं है, लेकिन तो युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व आप कर रही हैं, क्या कहना चाहती हैं? सर, युवा वर्ग से मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगी कि आपके पास बहुत एनर्जी है, उसका अच्छी जगह इस्तेमाल करें। और सर, सोशल मीडिया का यूसेज कम रखें। मैंने तो बिल्कुल नहीं किया था, सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ करती थी, कभी किया भी नहीं और अभी आगे प्लान भी नहीं है। तो सर, सोशल मीडिया हमें लगता है कि हम उसे कंट्रोल में, बट वो हमारे कंट्रोल में होता है। तो अगर इस एक चीज़ को भी अगर आप अपनी ज़िंदगी से माइनस कर देंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये सोशल मीडिया पे कम टाइम दें और अपनी एनर्जी को प्रॉपर डायरेक्शन में चैनलाइज करें। आपको देख रही होंगी सोनाली कि अब यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में भी, परीक्षा में भी मध्य प्रदेश से बहुत सारे कैंडिडेट निकल के जा रहे हैं, तो ये बहुत ही सुखद संकेत है। आपको क्या लगता है, क्या कहती हैं इस बारे में? सर, ये बहुत खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश से धीरे धीरे ये बढ़ता ही जा रहा है। अब की बार कुछ 30 के अराउंड कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो भी टॉप रैंक्स में है। वो तो उन्हें मतलब आईएएस, आईपीएस ये सारी पोस्ट्स वो फिल करने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और इससे और भी बच्चों को मध्य प्रदेश की ऊर्जा मिलनी चाहिए कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इससे पहले कि हम बातचीत को ख़त्म करें, आप हमारे सुनने वालों को क्या मैसेज देना चाहती हैं और क्या आपका निवेदन है? आपका ज़िंदगी में जो भी लक्ष्य हो, अगर आप उसके प्रति प्रयासरत रहें और फिर कितना ही टाइम क्यों ना लगे। सर, जैसे ये लग सकता है कि पहले प्रयास में मैंने किया, बट मैं इसमें बहुत टाइम से लगी हुई थी। मतलब मैंने 11वीं या 10वीं से ही सोच लिया था। उसके बाद हर डिसीजन मेरा इसी लक्ष्य की ओर था कि मैं कैसे इस तक पहुंच पाऊं जल्दी से जल्दी। तो सर, एक पूरा गोल आप सेट कर लें अपने दिमाग में और फिर उस पर लगे रहें। आपका हर डिसीजन उस गोल से तालमेल बिठा के लेना चाहिए आपको। और फिर अगर आप ये करते रहेंगे तो किसी ना किसी दिन आपको वो मिल जाएगा। और अगर वो नहीं मिला तो भी आपको एक शांति होगी अंदर ही अंदर कि हमने अपना बेस्ट दिया, अब हम वी कैन फाइनली मूव ऑन टू समथिंग एल्स, टू द न्यू फेज़ इन आवर लाइफ, नेक्स्ट फेज़। तो सर, वही परसिस्टेंस एंड परसिवियरेंस सर। तो सोनाली जी, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे आपके रहस्य हमने जाने और आपके गुजारिश है आपकी हमने वो सुनी, और उम्मीद करते हैं कि आपने जिस फील्ड में आप कदम रख लिया है तो आप देश के लिए कुछ बेहतर करके दिखा पाएंगी और हम भोपाल के लोग या पूरे देश के लोग आप पर नाज कर सकेंगे। बातचीत करने के लिए, इतना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं सभी की आशाओं खरी उतरूँ। थैंक यू।